हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का जो क्लासेस चल रही हैं, यानी कि आपका जो मॉडल पेपर बैक टू बैक आपके लिए लेके आया जा रहा है, तो उसमें सारे आपके अन्य सब्जेक्ट के अनुसार अलग अलग मॉडल पेपर तैयार किया जाता है। तो इसमें आपको कुछ अलग तरीके से बताने की पूरी कोशिश है जो आपके पेपर में पूछे जाएँ। तो ज़रूर देखें वीडियो, क्योंकि इससे बढ़िया क्वेश्चन और इससे अच्छा क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो जितने भी मैं क्वेश्चन आपको अपडेट कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना पेपर तैयार करना है। तो जैसे कि आप लोग को एक मैं और बात बताऊंगा कि जैसे किसी तरीके से कैसे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, किस तरीके से आपको अपने क्वेश्चनों को कितने तेज़ी से करना है, तो आप लोग क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। तो आपका आज का ये टॉपिक होगा बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाजवाब टॉपिक होगा। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस पेपर में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों देर ना करें और अपने को तैयार करते रहिए। आइए चलते हैं आपके क्वेश्चन पेपर की तरफ। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि वीडियो को लाइक नहीं किया ज़रूर लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। चलिए लेके चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका है आज का दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि बीए प्रथम वर्ष यानी कि सेकेंड सेमेस्टर इतिहास यानी कि मध्यकालीन इतिहास होगा आपका प्रश्न पत्र, यानी कि भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें आपका होगा सभी प्रश्न अनिवार्य खंड आ, यानी खंड आ से पूछे जाने वाले प्रश्न 50 शब्दों में होगा, जो कि आपकी सबसे महत्वपूर्ण होगा। एक एक क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का होता है, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो। समय आपका होता है 3 घंटे का। तो कुछ इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। पहले का फर्स्ट आपका आता है दोस्तों कीर्ति बर्मन प्रथम। कीर्ति बर्मन प्रथम कौन थे, ये आपको मैं बताऊंगा। पहले में आप इसको आंसर में लिखेंगे कि वह यानी कि पुलकेशन प्रथम का पुत्र था, यानी कि कीर्ति बर्मन जो थे वो पुलकेशन प्रथम का पुत्र थे। उसने चालुक्य राज्य की सीमाओं को बहुत विस्तार किया। फिर उसने दक्षिणी महाराष्ट्र तथा मैसूर पर अधिकार कर लिया। आधुनिक तमिलनाडु के अधिकांश भागों में विजित कर लिया। इसके पश्चात उसने कदम्बों, मौर्यों तथा नलों को पराजित किया। कोंकण प्रदेश यानी गोवा भी उसके अधिकार में आ गया। कीर्ति बर्मन ने अपनी विजय के कारण पृथ्वी बल्लभ, कौन थे दोस्तों, पृथ्वी बल्लभ व पुरधर्म यानी कि पुरधमकर्म उपाधियाँ धारण की, यानी कि क्या था, पुरधमकर्म उपाधियाँ धारण की थी। एक पृथ्वी बल्लभ व पुरक धम्मकर्म यानी कि पुरक धामकर्म उपाधियाँ धारण की। उसने अनेक प्रकार की यज्ञ भी किए। उसको भवन निर्माण का बहुत शौक था। उसने अपनी राजधानी यानी कि बादामी में अनेक सुंदर भवनों तथा मंदिरों का निर्माण करवाया। इसी कारण उसे बादामी का संरक्षण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, बादामी संरक्षण भी कहा जाता है। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दूसरा, यानी कि अनहिलवाड़ा पर आक्रमण। बहुत ही बढ़िया आपका ये टॉपिक है, अनहिलवाड़ा पर आक्रमण। ये भी आपका प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि टॉपिक आपका आज का बहुत ही लाजवाब, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो देर ना करें दोस्तों और देखते रहिए वीडियो को अंत तक। अब आपका आता है दोस्तों अनहिलवाड़ा पर आक्रमण। इसमें आप लिखेंगे दोस्तों अनहिलवाड़ा पर आक्रमण, यानी कि क्या आएगा दोस्तों इसमें आपका 1178, क्या आएगा 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ा पहुंचा, यानी कि गुजरात की जो राजधानी वो क्या थी, अनहिलवाड़ा था, वहाँ पहुँचे। उन दिनों वहाँ भीमदेव द्वितीय का शासन था। जब उसे मुसलमानों के आगमन का पता चला तो वे एक भारी सेना लेकर गौरी के विरुद्ध बढ़ा। फिर कायदर के स्थान पर उसने गौरी को करारी पराजय दी। वह मुश्किल से अपने प्राण बचा पाया, और इस पराजय के कारण मोहम्मद गौरी ने अगले 20 वर्षों तक गुजरात पर पुनः आक्रमण करने का साहस न किया। तो यही आपका अनहिलवाड़ा का आक्रमण था। तीसरा का सामंतीवादी व्यवस्था क्या है, सामंतीवादी व्यवस्था क्या है। अब आपका आता है सामंतीवादी व्यवस्था। इसमें लिखेंगे कि राजपूती शासन सामंतीवादी व्यवस्था पर आधारित थी। जो राजपूती शासन थी वो क्या, किस पर आधारित था, वो सामंती पर आधारित था। राजपूत शासकों ने
अपने राज्य की काफ़ी भूमि सामंतों में बांट रखी थी। ये सामंत अपने अपने प्रदेश का शासन ठीक उसी प्रकार चलाते थे जिस प्रकार राजा अपने प्रदेश को चलाता था। सामंत प्रायः राज परिवार में ही संबंधित होते थे, परंतु कभी कभी राजा के अत्यधिक विश्वसनीय व्यक्ति को भी राजा का सामंत बना दिया था। कई बार जब कोई स्वतंत्र राजा पराजित होकर कर देने के लिए बाध्य हो जाता था तो वह विजयी राजा का सामंत बन जाता था। इसी प्रकार हर किसी पड़ोसी राज्य में निष्कासित अथवा अपनी इच्छा से आने वाले प्रभावशाली को आश्रय के रूप में जागीर दे दी जाती थी और वे सामंत बन जाते थे। सामंत अपने जागीर के बदले युद्ध के समय राजा को निश्चित संख्या में सैनिक देते थे और उनका स्वयं नेतृत्व करते थे। वे समय समय पर राजा का भेंट, उपहार भी आदि देते थे और राजा के दरबार में उपस्थित होते थे। राजा उनसे वार्षिक कर भी लेते थे। इस प्रकार सामंत स्वतंत्र रूप से शासन चलाते हुए भी एक प्रकार से राजा के अधीन ही रहते थे और उन्हें स्वतंत्र राजाओं के भांति उपाधि धारण करने अथवा अपने नाम के सिक्के चलाने की अनुमति नहीं थी। तो यही सामंतवादी व्यवस्था थी। अब आपका आता है कृष्ण द्वितीय। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन है कृष्ण द्वितीय कौन थे। तो कृष्ण द्वितीय में आपको लिखना होगा दोस्तों, इसमें आप लिखेंगे कृष्ण द्वितीय में कि अमोघ वर्ष के पश्चात यानी कि अमोघ वर्ष के पश्चात उसका पुत्र यानी कि कृष्ण द्वितीय क्या 878 में किसमें 878 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। उसने 914 यानी कि 914 ईस्वी तक शासन किया। उसने अपने शासनकाल में अंग, गंग और कलिंग तथा मगध को पराजित किया और बेंगी के चालुक्य शासक यानी कि विजय आदित्य ने राष्ट्रकूट राज्य पर आक्रमण करके कृष्ण द्वितीय को पराजित किया। कृष्ण द्वितीय ने बाद में विजय आदित्य के उत्तराधिकारी भीम को पराजित करके अपने अपमान का बदला लिया। कृष्ण द्वितीय जैन धर्म में विश्वास रखता था और उसने अन्य धर्मों के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई। तो ये कृष्ण द्वितीय जी का जो नियम और कानून थे उसके बारे में बताया। फिर आपका आता है दोस्तों पांचवा सती प्रथा। क्या आता है आपका सती प्रथा। सती प्रथा में आपको क्या लिखना है, इसमें थोड़ा बहुत आपको भी लिखना है कि सती प्रथा है क्या। सती प्रथा में आप लिखेंगे कि भास, कालिदास और शूद्रक के ग्रंथों में सती प्रथा की जानकारी अवश्य मिलती है, परंतु इसके अन्य ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। यानी कि फ्लीट महोदय ने संपूर्ण गुप्त अभिलेखों के साक्ष्य के आधार पर केवल महाराज गोपराज की मृत्यु पर भी उसकी विधवा द्वारा शव के साथ सती होने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसकी तिथि जो होती है वो 510 ईस्वी पूर्व है। गुप्तकालीन स्मृतिकारों में केवल बृहस्पति ऐसे हैं जिन्होंने विधवा को सती होने की संभावना को बतलाया है, परंतु अन्य सभी स्मृतिकार विधवा के लिए साधु जीवन व्यतीत करने के नियम को अनुमोदन करते हैं। उसके बाद में क्या हुआ, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सती प्रथा जैसी कुप्रथा को गुप्त काल में धार्मिक मान्यता नहीं प्राप्त हो सकी थी। अब आपका आता है दोस्तों छठवां नंबर है, पांचवा मैंने आपको सती प्रथा के बारे में बताया। अब आपका छठा क्वेश्चन आता है कि चोल साम्राज्य का प्रशासन। चोल साम्राज्य का जो प्रशासन है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे आपको। इसमें लिखना है आपको, पहला आपका आता है चोल ब्रांच यानी कि फर्स्ट में आपका है केंद्रीय और प्रांतीय शासन। केंद्र के शासन का प्रधान सम्राट होता था और वह सम्मानित उपाधियां ग्रहण करता था। तंजौर, गंगई कोंड चोलपुरम और फिर मुंडी कोडन और कांची समय समय पर विभिन्न सम्राटों की राजधानियां रहीं। सम्राटों के सम्मान और ऐश्वर्य में वृद्धि हुई थी और मंदिरों में सम्राटों और उनकी पत्नियों की मूर्तियां प्रतिष्ठित की गई थी। परंतु चोल शासक निरंकुशी न थे। प्रजा की भलाई और सार्वजनिक हित के कार्य करना वे अपना प्रमुख कर्तव्य मानते थे। चोल शासकों ने अपने समय में ही युवराज को यानी कि राज्य का उत्तराधिकारी को चुनने का और शासन में उसे सम्मिलित करने की परंपरा भी आरंभ किया था। फिर आपका आता है दोस्तों दूसरा, इसमें दूसरा आपका स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में आप लिखेंगे कि चोल शासन की एक मुख्य विशेषता स्थानीय स्वशासन माना गया है।
चोल शासन में गांव से लेकर मंडल तक के लिए स्वशासन की व्यवस्था थी। गांव की महासभा का शासन में बहुत महत्व था। इसके अतिरिक्त यानी कि कुर्रम, नादू और मंडल तक में प्रतिनिधि सभाएं होती थी, जिनमें शासन में सहयोग प्राप्त किया जाता था और स्थानीय स्वशासन की रूपरेखा का अनुमान गांव की महासभा के अधिकार तथा कर्तव्यों में किया जा सकता था। तो ये आपका था दोस्तों चोल साम्राज्य का प्रशासन। फिर आपका नेक्स्ट आता है दोस्तों राष्ट्रकूटों द्वारा। क्या आता है? राष्ट्रकूटों द्वारा नागभट्ट को पराजित करना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूटों द्वारा नागभट्ट को पराजित करना। इसमें आपका लिखना है कि मुंगेर युद्ध में, यानी कि किसमें आपका आएगा मुंगेर युद्ध में गुर्जहारों की सफलता के समाचार को राष्ट्रकूटों ने बड़ी गंभीरता से लिया और राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय ने यानी कि नागभट्ट को बुरी तरह पराजित किया और कन्नौज पर प्रतिहार सत्ता की स्थापना के उसके स्वप्न को भंग कर दिया। एक राष्ट्रकूट अभिलेख से यह जानकारी मिलता है कि धर्मपाल एवं अयुध शासक चक्रायुध ने अपने समान शत्रु नागभट्ट द्वितीय के विरुद्ध राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय को आमंत्रित किया था। नागभट्ट द्वितीय की इस पराजय से प्रतिहार शक्ति कुछ समय के लिए शिथिल पड़ गई, लेकिन धर्मपाल की मृत्यु के बाद नागभट्ट द्वितीय ने पुनः कन्नौज पर अधिकार कर लिया था तथा उसे प्रतिहार राज्य की राजधानी बनाया। उसका फिर आपका आता है अग्निकुल का सिद्धांत। क्या आता है दोस्तों? अग्निकुल का सिद्धांत। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी आपका है, 8वां क्वेश्चन है। इसमें आपको लिखेंगे अग्निकुल के सिद्धांत में इसमें आपको लिखना है दोस्तों कि कुछ विद्वान राजपूतों को आबू पर्वत पर विशिष्ट के अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ मानते हैं। यानी किससे मानते हैं दोस्तों? अग्निकुंड से मानते हैं, अग्निकुंड से हुआ मानते हैं। यह प्रसिद्ध अग्निकुल सिद्धांत चंद्रप्रदायी के पृथ्वीराज रासो, किसमें से? चंद्रप्रदायी के पृथ्वीराज रासो पर आधारित है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है कि गौतम, अगस्त आदि मुनि आबू पर्वत पर यज्ञ कर यानी कि क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे। यानी क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। तो दैत्यों ने जिन्हें उस यानी कि इन सब कर्मों से घृणा करते थे, इसे अपवित्र करने के लिए मांस, रक्त, अस्थियां आदि फेंकना शुरू कर दी और इन सब कर्मों से ऋषि मुनियों की प्रार्थना करने यानी कि क्या होता है फिर अग्निकुल से जो होता है इन सब कर्मों से घृणा थी और इस अपवित्र के लिए मांस, रक्त, अस्थियां इत्यादि फेंकना शुरू कर दी और ऋषि मुनियों की प्रार्थना करने पर उन्हें इस सब से बचाने के लिए ऋषि विशिष्ट ने यानी कि यज्ञाग्नि से 3 योद्धा निकाले। कौन कौन थे? पहला तो प्रतिहार आता है, दूसरा चालुक्य होता है और तीसरा प्रमार। परंतु इन तीनों में से कोई भी अपने कार्य में सफल नहीं हो पाया और विशिष्ट ने एक नया यज्ञकुंड बनाया जिसमें आहुति डाले जाने पर 4 भुजाओं वाला रक्त वर्ण और 4 हाथों में शस्त्र लिए एक व्यक्ति निकला, जिसमें ऋषियों ने जिसे चाहुआन नाम दिया। इस पुरुष ने आशापुरी जिसे बाद में इन्होंने अपना कुल का देवी माना और की सहायता से दैत्यों को खदेड़कर पाताल में पहुंचा दिया। तो इस तरीके से अग्निकुल का सिद्धांत माना जाता है। उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब आपका आता है दोस्तों यानी कि मैंने आपको इसमें देखिए राष्ट्रकूट द्वारा नागभट्ट को पराजित करना हो गया, अग्निकुंड का सिद्धांत भी बताया। अब आपको बताएंगे धर्मपाल, यानी कि धर्मपाल जी कौन थे। धर्मपाल काल में यानी कि गोपाल का पुत्र यानी कि गोपाल के जो पुत्र थे, गोपाल के पुत्र धर्मपाल वंश यानी कि पाल वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। उसने क्या था? उसने 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक शासन किया, यानी कि 810 ईस्वी तक शासन किया। उसे पाल राज्य का एक साम्राज्य में परिवर्तित करने का श्रेय प्राप्त है। अपनी शासना विधि यानी कि शासना अवधि के प्रारंभ में उसको प्रतिहार शासक यानी कि वत्सराज तथा राष्ट्रकूट शासक दुर्गों के हाथों पराजय सामना
करना पड़ा था। इसके बावजूद धर्मपाल ने अपना साहस छोड़ना छोड़ा और इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि कन्नौज के शासक यानी कि इंद्रयुद्ध को पराजित कर चक्रयुद्ध कर राज सिंहासन पर बिठाना था। और इस अवसर पर धर्मपाल ने एक शानदार सभा का आयोजन किया। इसमें मत्स्य, भोज, कुरु, यवन, अवंती, गांधार, यदु तथा कीर के शासकों ने भाग लिया और इन सभी शासकों ने धर्मपाल को अपने की अधीनता स्वीकार की। इस कारण उसने परमेश्वर की परम भट्टारक तथा महाराजा धीराज नामक उपाधियां धारण की। और धर्मपाल की ये उपलब्धियां दीर्घकालीन सिद्ध न हुई। प्रतिहार शासक नागभट्ट ने चक्रयुद्ध को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और इसके पश्चात उसने धर्मपाल को भी मुंगेर यानी बिहार के स्थान में हुए एक भयंकर युद्ध में पराजित कर दिया। लेकिन नागभट्ट के लौटने के शीघ्र पश्चात ही धर्मपाल ने पुनः बहुत से क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। एक योद्धा होने के साथ साथ धर्मपाल को कला तथा साहित्य में से बहुत प्रेम था। परिणाम स्वरूप उसके शासनकाल में इन दोनों क्षेत्रों में असाधारण विकास हुआ। उसने अनेक बौद्ध विहार बनाए और इनमें सबसे महत्वपूर्ण विहार जो था वो विक्रमशिला का था। कौन सा दोस्तों था उनका? वो कौन सा था? विक्रमशिला का था। तो इस तरीके से विक्रमशिला का था और यह शीघ्र ही बौद्ध शिक्षा एवं संस्कृतों के सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र बन गया था। अब नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। क्या आता है दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम। इसमें मोहम्मद बिन कासिम में आपको लिखना है। नेक्स्ट आता है इसमें मोहम्मद बिन कासिम का जन्म आधुनिक सऊदी अरब में स्थित नहीं कि ताइफ शहर में हुआ था। किस में हुआ था दोस्तों? ताइफ शहर में हुआ था। और वह इस इलाके के यानी अल शरीफ जिसे अरबी लहजे में थल थफीफ उच्चारित करते हुए कबीले का सदस्य था। उसके पिता कासिम बिन यूसुफ को जल्द ही देहांत हो गया और उसके ताऊ यानी हज्जाज बिन यूसुफ ने जो उम्मयादों के लिए इराक के राज्यपाल थे और उसे युद्ध के प्रशासन की कलाओं से अवगत कराया। उसने हज्जाज की बेटी यानी अपनी चचाजात बहन यानी जुबैदा से शादी कर ली और फिर उसे सिंध पर मकरान तट के रास्ते से आक्रमण करने के लिए रवाना कर दिया गया। तो ये था मोहम्मद बिन कासिम का वो। फिर इन्होंने भारत पर हमला कैसे किया आइए आपको बताया थोड़ा बहुत कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारतीय अभियान को हज्जाब यानी कि कूफा के शहर में बैठा नियंत्रित कर रहा था कि 700 ईसा ईस्वी में ईरान के सिराज शहर में 6000 सीरियाई सैनिकों और अन्य दस्तों को लेकर मोहम्मद बिन कासिम पूर्व की ओर निकला और मकरान से वहां के राज्यपाल ने उसे और सैनिक दिए। उस समय मकरान पर अरबों का राज नया था और उसे पूर्व जाते हुए फन्नजपुर में अरवनबेला आधुनिक लसबेला में विद्रोह को भी कुचलना पड़ा। तो इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम का जो योगदान था यानी कि उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी थी उसके बारे में मैंने बताया। तो इस तरीके से आपको मैंने सेक्शन यानी खंड आ से जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहा था मैंने आपको बताया। और दोस्तों इसमें से आपके क्वेश्चन ऐसा एक भी नहीं कि जो पेपर में ना पूछा गया हो, तो ज़रूर देखिए वीडियो को। और वीडियो को लाइक नहीं किया ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों अब आपका आता है खंड बा से कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो ज़रूर बताएंगे। आपका नोट सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको केवल 200 शब्दों में देना है। दूसरा प्रश्न आपका है कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष से आप क्या समझते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। खंडवा से पूछा गया है आपका प्रश्न कि कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष से आप क्या समझते हैं। तो आइए आपका आंसर बताएं कि कन्नौज के लिए इसमें आप लिखेंगे कि हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाकर उसे एक यानी कि गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया था। वास्तव में उस समय कन्नौज का उत्तरी भारत के इतिहास में वही स्थान था जो कभी पाटलिपुत्र का मगध के इतिहास में था। कन्नौज यानी कि वास्तव में उस समय कन्नौज न केवल उत्तरी भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र अपितु व्यापारिक केंद्र भी था। गंगा तथा यमुना के मध्य स्थित होने के कारण यह भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र था। इसलिए कन्नौज को
प्राप्त करने वाला यहाँ से अपार धन प्राप्त कर सकता था। इसके अतिरिक्त कन्नौज पर अधिकार करके कोई भी शासक यानी कि कोई भी शासक उत्तरी भारत पर अपनी सर्वोच्चता का दावा कर सकता था। अतः कन्नौज यानी कि राजनीतिक, सांस्कृतिक व आर्थिक पक्षों से बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश था। इन कारणों से कई राष्ट्रकूट और प्रतिहार राजाओं के मध्य यानी कि दीर्घकालीन संघर्ष हुआ और यह संघर्ष इतिहास में त्रिकोणीय अथवा त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि किससे प्रसिद्ध था दोस्तों? यानी कि त्रिकोणीय या त्रिसंघर्ष के नाम से प्रसिद्ध था। यह संघर्ष लगभग 200 वर्ष यानी कितने तक दोस्तों? 200 वर्षों तक यानी कि 8वीं शताब्दी के अंत से लेकर यानी कि 10वीं शताब्दी तक जारी रहा। कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष यानी कि पाल वंश के राजा ने धर्मपाल के समय यानी कि 780 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ और धर्मपाल यानी कि पाल वंश का एक शक्तिशाली शासक था। वह कन्नौज पर अधिकार करके अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, किंतु प्रतिहार राजा वत्सराज इसे सहन करने को तैयार न था। उसने गंगा यमुना दोआब के मध्य हुई एक लड़ाई में धर्मपाल को पराजित कर दिया। परंतु इस समय राष्ट्रकूट के महान राजा ध्रुव ने कन्नौज को अपने अधिकार में लेने का लक्ष्य से वत्सराज पर आक्रमण करके उसे भगा दिया। फिर उसने धर्मपाल को भी लड़ाई में पराजित कर दिया। राष्ट्रकूट की सजा ध्रुव भी कन्नौज के अभी अपनी कारण स्थिति को दृढ़ नहीं कर पाया था। अपने साम्राज्य में राज सिंहासन के लिए पैदा हुई कठिनाइयों के कारण उसे लौटना पड़ा। ऐसी स्थिति में लाभ उठाकर धर्मपाल फिर अपने सैनिकों को साथ लेकर कन्नौज की ओर बढ़ा और उसके सैनिकों ने इंद्रधुत को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। धर्मपाल ने अब अपने आधिपत्य में कन्नौज पर एक चक्रयुद्ध को बिठाया। इस समय वत्सराज की मृत्यु के पश्चात नागभट्ट द्वितीय यानी कि प्रतिहार राजा घराने का नया शासक बना। उसने चक्रयुद्ध को पराजित कर यानी कि किसको? चक्रयुद्ध को पराजित कर कि कन्नौज यानी कि मुंगेर यानी बिहार, जो कन्नौज की राजधानी वो मुंगेर यानी कि बिहार में हुआ था। यानी कि धर्मपाल की पराजय हुई। धर्मपाल के आह्वान पर राष्ट्रकूट पर शासक गोविंद तृतीय, जो ध्रुव के उत्तराधिकारी था, कन्नौज की ओर बढ़ा। उसने नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। नागभट्ट द्वितीय के दुर्बल उत्तराधिकारी यानी कि रामभद्र के समय में पाल वंश के शासक देवपाल ने कन्नौज को अपने अधिकार में ले लिया था। रामचंद्र के पश्चात मिहिर भोज प्रतिहार वंश का नया शासक बना। वह प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसने देवपाल से कन्नौज को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया। तत्पश्चात कन्नौज अधिकतर प्रतिहार शासकों की राजधानी रही, किंतु उन पर पाल व राष्ट्रकूट शासकों का दबाव बना रहा। फिर आपका दोस्तों आता है कि कन्नौज संघर्ष के परिणाम, यानी कि इसमें आपको लिखना है कन्नौज के लिए चलने वाला यह लंबा तथा भयंकर संघर्ष 3 राजवंशों पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के लिए विनाशकारी प्रमाणित हुआ। इस संघर्ष के कारण ये 3 राजवंश बहुत कमज़ोर हो गए और चालुक्यों यहाँ तक कि वे अपने अपने प्रदेशों को भी नियंत्रण में ना रख सके। राष्ट्रकूटों के प्रदेशों पर परवर्ती यानी कि चालुक्यों ने अधिकार कर लिया। प्रतिहार राज्य अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गए और बंगाल में पाल वंश का स्थान सेन वंश ने ले लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि कन्नौज के लिए इस त्रिपक्षीय संघर्ष तीनों राजवंशों का पतन कर दिया। यही आपका कन्नौज के लिए त्रिकोणीय संघर्ष था, ये आपका हो गया। फिर तीसरा क्वेश्चन आपका था कि भारत में गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। इसमें आपको लिखना है दोस्तों उत्तर में कि स्वर्ण युग से हमारा अभिप्राय उस युग से है जिसमें जीवन का हर क्षेत्र चरम सीमा को छूता हुआ दिखाई देता है। ऐसे युग में लोग हर पक्ष में समृद्ध होते हैं, देश में साहित्य तथा कलाएं विकास करती हैं, वह एकता के सूत्र में बंधा होता है और शासकों का मुख्य उद्देश्य यानी कि जनता के हितों की रक्षा करना होता है। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक स्वर्ण युग आए, जैसे आपका इंग्लैंड में एलिजाबेथ काल का स्वर्ण युग था, यूनान ने परिक्लियन युग, ऐसे ही उत्कर्ष के दर्शन किए। गुप्त काल में भी स्वर्ण युग की कसौटी पर पूरा उतरता है और यह बात निम्नलिखित तथ्यों से भी स्पष्ट होती है। पहला आपका आता है इसमें दोस्तों एकता और राष्ट्रीयता। गुप्त शासकों ने देश को एक
एकता प्रदान की एवं देश में राष्ट्रीयता की नवीन भाव का सृजन किया। मौर्य वंश के पश्चात देश में अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट गया था। परिणाम स्वरूप शक, कुषाण आदि विदेशी जातियों ने भारत के अधिकांश भागों पर अधिकार कर लिया था। फिर दूसरा आपका आता है इसमें दोस्तों आदर्श शासन। आदर्श शासन में क्या लिखा है कि स्वर्ण युग वही युग कहलाया गया सकता है जिसमें शासक जनहितों को प्राथमिकता दे और गुप्त काल इस कसौटी पर पूरा उतरता है और इस काल में शासक इनकी प्रजा के सुख का विशेष ध्यान रखते थे। देश के चारों ओर शांति थी, लोगों को आने जाने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। कर साधारण दंड नर्म तथा वे प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते थे। तीसरा फिर आपका आता है दोस्तों इसमें उज्ज्वल सामाजिक स्वरूप। क्या आता है? उज्ज्वल सामाजिक स्वरूप। इसमें आपको लिखना है कि गुप्त काल के सामाजिक ढांचे का स्वरूप निखरा हुआ था और जाति बंधन अधिक कठोर नहीं थे। अंतर जातीय विवाह प्रचलित थे। वेशभूषा तथा खान पान में लोग काफ़ी आगे हैं कि लोग नैतिक यप से भी काफ़ी उन्नत थे। फिर आपका चौथा आता है दोस्तों उन्नत आर्थिक ढांचा। क्या आता है? उन्नत आर्थिक ढांचा। देश का आर्थिक ढांचा काफ़ी सुदृढ़ था। किसानों द्वारा कई प्रकार की फसलें बोई जाती थी। उद्योग भी काफ़ी फल फूल रहे थे। कपड़े का उद्योग जोरों पर था। हाथी दांत तथा फर्नीचर उद्योग भी विकसित था। ताम्रलिप्त, चोल, कैम्बे तथा भड़ोच की बंदरगाहों व्यापारों के प्रसिद्ध केंद्र थे। यूरोप, अफ्रीका और द्वीप समूह के साथ भारत का खूब व्यापार होता था। भारत में विदेशों को मोती, नील, संदल, मखमल, हीरे और गर्म मसाले भेजे जाते थे। फिर आपका दोस्तों आता है महाबलीपुरम, यानी कि क्या आता है दोस्तों महाबलीपुरम के मंदिर की प्रमुख विशेषता संक्षेप में लिखो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम यानी कि मंदिर की जो प्रमुख विशेषता है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। इसमें लिखना है इस नगर की स्थापना पल्लव नरेश यानी कि नरसिंह वर्मन यानी कि मामल्ल ने की थी। यह नगर मामल्लपुरम के नाम से भी जाना जाता है। यह नगर एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। यह बंदरगाह वाला नगर यानी कि मद्रास से के नाम से भी जाना जाता था। यह नगर एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। यह बंदरगाह वाला नगर मद्रास से 32 मील दक्षिणी पार नदी के मुहाने पर पड़ता था। पल्लव काल में यानी कि पल्लव काल में मामल्लपुरम किसमें दोस्तों? मामल्लपुरम में निश्चय ही एक व्यस्त बंदरगाह रहा तथा वहाँ राजकीय स्थान यानी कि क्या था? बाजार, गोदाम, बाहर से आए लोगों के ठहरने के स्थान अपेक्षाकृत शीघ्र नाशवान पदार्थों के से लैंगिक कार्यों के लिए बने भवन तो अब नहीं रहे, पर प्राकृतिक चट्टान को काटकर बनाए गए बड़े कक्ष यानी मूर्तियाँ अब भी विद्यमान हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महाबलीपुरम दक्षिण भारत का एक मुख्य सांस्कृतिक केंद्र रहा होगा, जहाँ से निकलकर शक्तिशाली सांस्कृतिक प्रभावों ने हिंदी, चीन एवं हिंद एशिया की कला को विशेष रूप दिया गया है। यह नगर अपने मंदिरों के लिए विख्यात है। इनमें सबसे प्रसिद्ध 7 रथ मंदिर हैं। ये मंदिर 7वीं शताब्दी में नरसिंह वर्मन ने बनवाए। ये एक पर स्तरीय मंदिर यानी कि इसको कहते हैं मोनोलिथिक टेम्पल है। इन्हें सामान्यतः 7 पगोड़ा यानी कि 7 पगोड़ास के नाम से जाना जाता है। जब उनके संख्या 8 है वे द्रौपदी रथ, दूसरा आपका आता है दोस्तों इसमें भीम रथ, तीसरा धर्मराज रथ, चौथा आपका आता है सहदेव रथ, फिर पाँचवा आपका आता है सहदेव रथ, पाँचवा फिर अर्जुन रथ, फिर छठवा आपका आता है गणेश राय, फिर सातवां आपका आता है पिंडरी रथ तथा आठवां आता है बलयान पुट्टई रथ। इन मंदिरों को कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं और बहुत ही अलंकृत मुख्य द्वार, 8 कोण वाले सिंह स्तंभ तथा अलंकार के लिए दीवारों पर राजा और रानी की मूर्तियां लगाई गई हैं। यद्यपि ये मंदिर पांडवों के नाम पर बनाए गए हैं, लेकिन वास्तव में ये शैव मंदिर हैं। इन रथों का विकास बौद्ध विहारों तथा चैत्यों से हुआ है। इन द्रौपदी रथ एक अलग शैली का है। इन रथों में से कुछ ही
कुछ की छत पिरामिड के आकार की है और कुछ के ऊपर शिखर हैं। ये मंदिर शिलाखंडों को काट कर बनाए गए हैं। इस काष्ठ निर्मित रथों की शक्ल बनाए गए जान पड़ता है। यह आश्चर्य की बात है कि इन मंदिरों के निर्माताओं ने इन्हें अधूरा छोड़ दिया था। मामल्लपुरम की मुख्य पहाड़ी पर विभिन्न स्थलों पर मामल्लम यानी कि महामल्लम शैली के कुल मिलाकर 10 मंडप यानी कि मंदिर हैं। इनमें से कुछ मंदिर बड़े आकार की नहीं है, क्योंकि मंदिरों का मुख्य विशेषता उनके खंभे हैं और उनके ऊपर का बेलन जैसी गोल है। लंबी कार्निस को सिंहासन की सामने की ओर कुरुओं से सजाया गया था और कार्निस के ऊपर यह युडेरा है जो छोटे छोटे देव मूर्तियों से जो बारी बारी से लंबी हो और छोटी है बनी हुई हैं। मूर्तियों में ये उल्लेखनीय है कि वराह और वामन अवतार, सूर्य, दुर्गा और गज लक्ष्मी तथा राजा सिंह, विष्णु एवं महेंद्र वर्मन की अपनी रानियां के साथ सुंदर उभरी हुई मूर्तियां। इन मूर्ति समूहों को स्पष्ट नाटकीय प्रभाव और निश्चितता इस काल में अन्य उभरी हुई मूर्तियों से भी उल्लेखनीय है। ये कुछ मूर्तियां हैं जिनमें सर्प और विष्णु द्वारा शयन और भैंसे के रूप में राक्षस महर्षि के साथ दुर्गा की लड़ाई, जो दोनों महस मंडप में है, और पंच तांडव मंडप में गोवर्धन उठाते हुए कृष्ण की मूर्ति ही निसंदेह महाबलीपुरम तथा उसके मंदिर हमारे लिए गौरवशाली है। तो इस तरीके से महाबलीपुरम के जो मंदिर की विशेषता थी उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, 5वां क्वेश्चन आपका आता है इसमें कि राजनैतिक क्या आता है दोस्तों। इसमें आपका आता है राजनैतिक वर्चस्व के लिए राष्ट्रकूट, पाल तथा प्रतिहारों वंश के बीच संघर्ष की व्याख्या कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। अब इसमें आपको लिखना है दोस्तों कि राजनैतिक वर्चस्व के लिए राष्ट्रकूट, पाल तथा प्रतिहार के बीच संघर्ष त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। 8वीं शताब्दी के मध्य में भारत के 3 कोनों में 3 शक्तिशाली राजवंशों का भी उदय हुआ था। वे दक्षिण में राष्ट्रकूट, पूर्व में पाल और पश्चिम में उत्तरी भारत में गुर्जर प्रतिहार। यद्यपि ये तीनों साम्राज्य कन्नौज पर अधिकार करने के लिए महत्वाकांक्षी के कारण परस्पर लड़ते रहते थे, तथापि उन्होंने बड़े भूभाग में स्थिरता कायम रखी और साहित्य तथा कलाओं को प्रोत्साहित किया। दूसरा का कारण है कन्नौज को कमज़ोर स्थिति। क्या आएगा दोस्तों? कन्नौज की कमज़ोर स्थिति क्या थी, आइए आपको बताएंगे। इसमें आपका होगा पहला आपका था क्या, कन्नौज की कमज़ोर स्थिति। हर्ष के समय के बाद उत्तरी भारत में प्रमुख का प्रतीक कन्नौज माना जाता है। चूँकि इस समय कन्नौज की स्थिति सर्वाधिक कमज़ोर थी, इसलिए इन तीनों शक्तियों ने इस पर अधिकार करने का प्रयास किया। दूसरा आपका आता है दोस्तों इसमें राजनीतिक गतिविधियों की धुरी। इस त्रिपक्षीय संघर्ष का कारण कन्नौज नगर का एक अधिकार करने का महत्वाकांक्षा मात्र नहीं था। कन्नौज केवल इन 3 महाशक्तियों की महत्वाकांक्षाओं का क्रीड़ा स्थल था, जो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कन्नौज का अब यही स्थान हो गया था, जो मगध साम्राज्य के इतिहास में कभी पाटलिपुत्र का था। तीसरा आपका आता है दोस्तों प्रमुख नगर था उपयुक्त भौगोलिक स्थिति। इसमें आपका त्रिपक्षीय संघर्ष का कारण यह भी था कि हर्ष के समय कन्नौज ने उत्तर भारत के एक प्रमुख नगर का स्थान ग्रहण कर लिया था, जो गंगा के तट पर स्थित होने के कारण नदी मार्ग से होने वाले व्यापार की दृष्टि से उत्तरी एवं पूर्वी भारत के मध्य बहुत महत्वपूर्ण कड़ी थी। चौथा आपका आता है दोस्तों इसमें कि महत्वपूर्ण यानी कि प्रमुख 3 शक्तियों के लिए अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का पूरा करने के कारण उपयुक्त क्षेत्र। इसके अतिरिक्त पालों और गुर्जार प्रतिहार दोनों के लिए अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कन्नौज से अधिक उपयुक्त क्षेत्र नहीं हो सकता था। साथ ही राष्ट्रकूटों ने गुर्जर प्रतिहारों के प्रति अपने विरोध और अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं के कीर्ति स्तंभों के चारों दिशाओं को स्थापना के लिए इस संघर्ष से हस्तक्षेप किया। नेक्स्ट फिर आपका आता है प्रतिहारों तथा पालों में संघर्ष।
कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए संघर्ष सर्वप्रथम पाल वंश के यानी कि धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी के राज्यकाल में हुआ। गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज ने कन्नौज पर अधिकार करने की सर्वाधिक उत्सुकता भी दिखाई, क्योंकि उनके यानी कि गुर्जर प्रतिहारों के राज्य अलावा यानी कि राज्य मालवा के दक्षिण में राष्ट्रकूटों पर अधिकार क्षेत्र था। फिर आपका आता है राष्ट्रकूटों तथा प्रतिहारों में संघर्ष। इसी बीच राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने उत्तर भारत का प्रभुसत्ता के लिए अपने संघर्ष में हस्तक्षेप किया और सर्वप्रथम वत्सराज को भी युद्ध में हरा दिया। फिर तीसरा आता है पाल वंश को राष्ट्रकूट द्वारा पराजित करना। वत्सराज को पराजित करने के बाद ध्रुव ने पाल नरेश धर्मपाल से लोहा लेना चाहा और उसने ध्रुव ने और गंगा यमुना के मध्य कहीं धर्मपाल को पराजित किया और इस तरह उत्तर भारत की प्रभुसत्ता के लिए पालो गुर्जर प्रतिहार का राष्ट्रकूटों के मध्य एक शताब्दी में अधिक समय तक चलने का वाले विशालात्मक संघर्ष का श्री गणेश हो गया। फिर आपका आता है दोस्तों पालो द्वारा कन्नौज पर प्रतिहारों का अधिकार। प्रतिहार उत्तर भारत पर प्रभुसत्ता का विस्तार की महत्वाकांक्षा कुछ समय के लिए रुक गई थी, क्योंकि वे राष्ट्रकूटों से पराजित हो चुके थे। फिर आपका आता है पांचवा दोस्तों कि प्रतिहारों द्वारा पालों को पराजित करना। गुर्जर प्रतिहार कन्नौज पर पालों के प्रभुत्व को अधिक समय तक सहन नहीं कर सके और वत्सराज के बाद उसके पुत्र तथा उत्तराधिकारी नागभट्ट द्वितीय ने पालों द्वारा कन्नौज के सिंहासन पर बैठाया राजा चक्रयुध को पराजित कर दिया और कन्नौज पर फिर से अधिकार कर लिया। छठा आपका आता है दोस्तों राष्ट्रकूटों द्वारा नागभट्ट को पराजित करना, यानी कि मुंगेर युद्ध में गुर्जर प्रतिहार की सफलता के समाचार को राष्ट्रकूटों ने बड़ी गंभीरता से लिया और राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय ने नागभट्ट को बुरी तरह पराजित किया और अपने कन्नौज पर प्रतिहार सत्ता की स्थापना के उसके स्वप्न को भंग कर दिया। एक राष्ट्रकूट अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि धर्मपाल एवं आयुध शासक चक्रयुध अपने समान शत्रु नागभट्ट द्वितीय के विरुद्ध राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय को आमंत्रित किया था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में परिवर्तनों को विश्लेषण कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। इसमें आपको लिखना है कि यानी कि गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत में सामाजिक अवधारणा एवं राजनीतिक क्षेत्रों में यानी कि अवनति जैसे यानी कौन सी अवनति जैसे परिवर्तन हुए जो कि इस प्रकार है। भारत में नगरीय दृष्टिकोण से 3 प्रकार के काल पाए थे। प्रथम काल की शुरुआत लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व होती है और ईसा के बाद 3री सदी तक चलती रहती है। पुरातात्विक सामग्री, लिखित स्रोत एवं सिक्कों का अध्ययन के आधार पर हम पाते हैं कि इस काल में वैसे नगरों की संख्या काफ़ी रही जो मुख्य रूप से व्यापारिक केंद्र थे और अनेक संबंध देश विदेश से जुड़ा हुआ था। ऐसे शहर लगभग 60 थे जो चंपा से लेकर पश्चिमी तट से बृहत्कच्छ तक और दक्षिणी में कावेरीपट्टनम से लेकर उत्तरी में कपिलवस्तु तक फैले हुए थे। इनमें से अधिकांश नगर समुद्र या नदियों के किनारे अवस्थित थे, जिनका थोड़ा बहुत धार्मिक महत्व और अधिकांशतः व्यापारिक महत्व था। रोम के साथ व्यापारिक संबंध होने के कारण इस काल में के शहर काफ़ी विकसित हुए। रोमन साम्राज्य रोमन साम्राज्य का पतन 6ठी शताब्दी में हुआ। उसके पद्धति पर हूणों के आक्रमण होने लगे। भारत रोम का सामुद्रिक मार्ग बंद हो गया था और सब प्रकार यानी कि पुनः अरब और अछूड़ियों के अधीन चला गया। यानी कि रसायनियों का फारस की खाड़ी तथा स्थल मार्गों के चलने वाले रेशम के व्यापार पर पूर्ण अधिकार हो गया। भारत में पाए जाने वाले रोमन वर्ण यानी कि स्वर्ण सिक्कों से यह पता चलता है कि भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में था। फिर आपका आता है दोस्तों
कि गुप्त काल में भारत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया को रत्न, वस्त्र और शक्कर भेजकर सेना की सोना प्राप्त करता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही यह व्यापार समाप्त हो गया। पुनः भारतीयों ने मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की खेती शुरू की, जो धीरे धीरे चीन तक चली गई। 6वीं सदी के बाद चीनियों ने सूती वस्त्र बनाना सीख लिया और 7वीं सदी में कुछ चीनी लोग मगध आए और भारत में शक्कर बनाने की कला सीखी। फिर आपका आता है दोस्तों, उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम पाते हैं कि लगभग 4वीं सदी से लेकर 10वीं सदी तक शहरों की स्थिति खराब हो गई थी और बहुत से शहर समाप्त हो गए, क्योंकि व्यापारिक पतन के कारण आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई और कृषक और श्रमिक गुलाम के रूप में भूमिपतियों एवं धार्मिक संस्थाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने लगे। इन्हीं दोनों के पास बड़े पैमाने में भूमि थी, जिसके लिए नौकरी की आवश्यकता नहीं थी। शहरों के पतन के कारण भूमि का महत्व बढ़ा, क्योंकि भूमि से उत्पन्न खाद्य सामग्री समाज के लगभग सभी वर्गों के लिए जीविका का प्रमुख साधन हो गया। तो इस तरीके से जो गुप्तोत्तर काल के उत्तर भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में परिवर्तन का विश्लेषण हुआ था, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आता है खंडसा, यानी कि आपको खंडवा से जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको बताया। दोस्तों आशा करते हैं कि खंडवा से जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया है ज़रूर समझ में आया होगा। अब आपका था खंडसा, इसमें आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर लिखना है आपको 500 शब्दों में लिखना है। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से कि पल्लव कला एवं स्थापत्य के मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उसका 8वां आपका आता है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए। 9वां आपका आता है कि महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण था, उसके प्रभावों का आलोचनात्मक विवरण दीजिए। फिर 10वां क्वेश्चन आपका चालुक्यों की संस्कृति उपलब्धियां क्या थीं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका है इसमें। तो इस तरीके से आपको चालुक्य की संस्कृति की उपलब्धता और उस महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण था, उसके प्रभाव का आलोचनात्मक विवरण कीजिए। फिर गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो कुछ ये आपके क्वेश्चन इस तरीके से थे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको अपडेट करा दिया है, और जो नहीं अपडेट कराया वो ज़रूर अपडेट करा देंगे, क्योंकि इसमें आपका लॉन्ग होने के कारण समझ में थोड़ा कम आएगा। तो जहाँ तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को एक एक क्वेश्चन बताया जाए, जिससे कि ज़्यादा समझ में आने की चांसेस रहेंगे और आपको कभी भूलने का चांस नहीं। पेपर में जो आप भूल जाते हो तो कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर देखिए अंत तक, और आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।